हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर एक बार आ गए हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का वन शॉट लेके यूनिट फर्स्ट का फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स ह्यूमन वैल्यूज़ के चैप्टर फर्स्ट का। तो ये थर्ड सेमेस्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि क्रेडिट स्कोर इसका 3 है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल थियोरेटिकल ही है, फिर भी फ्रेंड्स इसमें आपका बैक तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको 70 में से कम 21 मार्क्स तो अचीव करना ही करना है इसमें, तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने वन शॉट इसका कवर किया है आज। यूनिट फर्स्ट में फ्रेंड्स जितने भी टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल मैंने उसको कवर किए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, उन सबको भी मैंने कवर किया है फ्रेंड्स। और मैंने जो कंटेंट इसका लिया है फ्रेंड्स, वो टोटली सिलेबस से लिया है। और ये चीज़ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि जितने भी इसमें फ्रेंड्स जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसको डिटेल में मैंने उसका फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि थ्योरी मैंने मेंशन कर दिया है, और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फ्रेंड्स थ्योरी जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें, जो कि इस पीपीटी में थ्योरी फ्रेंड्स जितना प्रेजेंट है, वो सब एक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के लिखा है, यानी कि बनाया है फ्रेंड्स। तो ताकि आप उनको खुद स्पेसिफिक होकर पढ़ें और आपका कोई भी ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा आपका ओवरलोड ना हो, यानी कि आप हर एक क्वेश्चन को A to Z पढ़ते हुए चलेंगे, बट उसमें से आने की चांसेस बहुत कम होती है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को टारगेट किया है और उन्हीं की थ्योरी मैंने उठाई है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम हो सकती हैं। यानी कि कुछ टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका थ्योरी एक्चुअली मैंने फ्रेम कर दिया है, तो हम उन्हीं को कवर करेंगे। और जितने भी छोटे मोटे डेफिनेशन है वो आप अपने से देख सकते हैं, बट मैंने मेनली क्या किया है कि 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन को टारगेट किया है, जो कि मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन उस पर फ्रेम होते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज अ process for value education, the basic human aspirations and continuous happiness and prosperity, basic requirement for fulfillment of aspirations of every human beings and understanding the prosperity and happiness। यानी कि आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि मोस्ट कॉमन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है, जैसे कि हार्मोनी एट ऑल लेवल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। यानी कि अगर आपको चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन वैल्यूज में टारगेट करना है, तो आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को टारगेट करिए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आप सभी थियोरेटिकल चीज़ों को पढ़ने में लग जाएंगे तो आपके पास टाइम भी कम है और आप बहुत कम ही कवर कर पाएंगे। हालांकि इसमें थ्योरी बस लिखना पड़ता है, बट आपको एक मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए हर टॉपिक के बारे में, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डीपली, या फिर फैला के आपको लिख सकते हैं। आप जानते हैं ह्यूमन वैल्यूज और टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में बारी बारी से आते हैं। अभी आपका मान लीजिए कि ह्यूमन वैल्यूज है UHV, आपका अभी फोर्थ सेमेस्टर में टेक्निकल कम्युनिकेशन आएगा। तो उसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें मैक्सिमम तो थ्योरी होती है। थ्योरी बस आपको लिखना है, बट आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी आपको आना चाहिए ना। आप कुछ भी लिख के चले आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये बात सही है कि थ्योरेटिकल पेपर्स में जितने ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करते हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस 17-18 नहीं, उससे आप पार करिए, 20 से पार आप करिए। 20 से पार अगर आप पेजेस लिखते हैं, तब आप मान के चलिए कि आपका अच्छा खासा 50 नंबर बन सकता है। 20 के पार फ्रेंड्स, 20 से अगर कम आप लिखते हैं इन थियोरेटिकल पेपर्स में, तो आप मान के चलिए कि आपका 50 से कम नंबर आने वाला है। क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें आपका जो एग्जामिनर होता है वो चाहता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें लिखें, और कुछ आप उनको टेबल्स या चैट्स के फॉर्म में भी, यानी कि आप जैसे होता है कि डिफरेंस कुछ पूछ देता है, तो डिफरेंस कुछ पूछता है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ समथिंग डिफरेंस है, ये समथिंग से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। उनको कंपेयर करके आप एक उसका चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपको पूछेगा कि वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो लेट्स से वैल्यू एजुकेशन आपने टॉपिक डाला, फिर उसके अपने सब हेडिंग करके ऐसे अपने बहुत सारे उसके इंपॉर्टेंस लिख दिए ऐसे, फिर उनको जाके बाद में एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट्स के फॉर्म में, ना कि पैराग्राफ के फॉर्म में। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको जो भी चीज़ लिखना होता है, आप पैराग्राफ के फॉर्म में एक के बाद एक फुल स्टॉप देखिए, कंटिन्यू मत किया करिए। आपको क्या करना है, आपको बुलेटिन फॉर्म में लिखना है। बुलेटिन यानी कि जैसे कि इस फॉर्म में मैंने मेंशन किया है ना, आपको कुछ पूछा टॉपिक, मान लीजिए कि आपको पूछा अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एजुकेशन, तो आप लगातार लिखे जा रहे हैं, वैसे नहीं करना आपको टॉपिक्स वाइज उसको या हेडिंग वाइज आप उसको बांट दीजिए। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन है, तो किस लेवल पर आप उसको अंडरस्टैंड करें, क्या उसका क्राइटेरिया है, उसको पहले हेडिंग डालिए यहाँ पे, फिर उसके बारे में 2 लाइन लिखिए, फिर उसको बुलेटिन बना दीजिए, फिर देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड मेक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेक बोल्ड हेडिंग्स। आपका एक क्वेश्चन अगर कोई भी आ रहा है तो उसको आप मेंशन करिए ही करिए बोल्ड में, साथ ही साथ उसको जब आप क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं तो उसका एक सब हेडिंग भी डालिए। यानी कि जैसे कि बेसिक ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस पूछा है मान लीजिए, तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी किस लेवल पर अचीव होगा, कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो आप मान के चलिए कि आप हैप्पीनेस हेडिंग डाल दीजिए। अगर आपको उसको फैला के लिखना, तो पहले तो आप हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को हेडिंग डाल के डिफाइन करिए, पैराग्राफ वाइज नहीं बल्कि पॉइंट वाइज, क्या होता है, कैसे होता है, किस लेवल पे अचीव होता है, किन किन लोगों में पाया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इन सबको आप बुलेटिन फॉर्म में मेंशन करिए, ना कि पैराग्राफ फॉर्म में। अब उसी हिसाब से आप लिखते चले जाएंगे, आपका पॉइंट्स वाइज आपका काफी लेंदी हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका पेज भी मैक्सिमम कवर होगा। बट आप उसको पैराग्राफ वाइज लिखते हैं तो शॉर्ट रहेगा, साथ ही में वो बहुत क्लमसी दिखेगा, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। और उसके आंसर्स को आप जो भी एक बोल्ड उसमें वर्ड यूज करते हैं, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वर्ड यूज आप करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एक वर्ड आप ले लीजिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड है सुनने में, जैसे कि मान लीजिए एस्पिरेशंस, मैंने कोई एक वर्ड है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है एक्चुअली उस पैराग्राफ में, आप उसको क्या करिए, स्केच या फिर पेन से ना बोल्ड कर दीजिए। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं फ्रेंड्स, जो मैं अपने पेपर को लिखने से पहले मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं इसको जरूर अप्लाई करूँ। तो ये एज ए सीनियर मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी अप्लाई करिए अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए थ्योरेटिकल चीज़ों में, थ्योरेटिकल पेपर्स में। सिर्फ लिखना ही नहीं, कुछ टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसको कैसे अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसमें क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप हेडिंग डाल रहे हैं, क्या आप
पॉइंट है और क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या हेडिंग आप डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हार्मोनी एट ऑल लेवल पूछा है, तो इसमें तो आप समझ गए ऑल लेवल्स यानी 4 लेवल्स जो भी होंगे इसके, इनको आप बारी बारी से हेडिंग डाल के लिख देंगे कि लेवल 1 दिस, एंड देन यू विल एक्सप्लेन इट्स ईच एंड एवरी पॉइंट अंडर दिस। तो ऐसे करके आप चारों लेवल के चारों पॉइंट्स के डीप आप लिख सकते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में, ना कि पैराग्राफ के फॉर्म। बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो आइए देखते हैं सेमेस्टर पेपर लिखने का ये सब बढ़िया टैक्टिक्स है जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो इसको आप जरूर अप्लाई करिए। अब कंटेंट पे बढ़ते हैं। इसको फ्रेंड्स मैं ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने पाइथन इससे पहले 1 शॉट बनाया था, उसको मैंने कोशिश किया था कि बहुत शॉर्ट रखने का, बट फ्रेंड्स वो 1 घंटा और 19 मिनट में चला गया, लगभग 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बन गया, बिकॉज मैंने उसमें क्वेश्चन लगा था एक्सप्लेन करने, जो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और उसको मैं पीपीटी के फॉर्म में समझा नहीं पा रहा था। और आज का तो आप समझ रहे हैं कि आज का ये टोटली थियोरेटिकल है, तो मैं इसको मोटा मोटा आपको बस एक्सप्लेन करता हूँ, चला जाऊँगा। जो डीपली मैंने नॉलेज या फिर जो भी कंटेंट मैंने लिखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आपको ये डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप उससे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोई भी चीज़ पढ़ना हो देखना हो इसमें आप जाकर डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऊपर से आपको बताता चला जाऊंगा एक समरी की तरह, यानी कि 1 शॉट है तो मैं आपको एक समरी की तरह पूरा चीज़ बताता चला जाऊंगा। हालांकि मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें कवर की हैं, एक से एक चीज़ें मैंने कवर की हैं फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं विद फिगर मैंने कवर किया है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसमें, तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। आइए स्किप करते हैं मेन कंटेंट पे। हाँ तो फ्रेंड्स, कंटेंट का पहला टॉपिक क्या था, ह्यूमन वैल्यूज। तो ह्यूमन वैल्यूज आपको क्या समझ आता है? ह्यूमन वैल्यूज मतलब ऐसे मूल्य चीज़ें जो मतलब एक व्यक्तित्व के जीवन में महत्व रखती हैं। यानी कि अगर एक ह्यूमन दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो वो अपनी वैल्यूज़ को एक तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट करता है। अगर आपका वैल्यूज़ बढ़िया है तो आप दूसरे के सामने अपने आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके अंदर अच्छाई है तो आप दूसरे को अपनी अच्छाई दिखाएंगे, आपके अंदर बुराई है तो आप अपनी बुराई को दिखाएंगे। यानी कि आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं आप एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स ध्यान से समझना है कि किन किन पॉइंट्स में, आई मीन किन किन ह्यूमन वैल्यूज़ किन किन पॉइंट पर डिपेंड करता है, किन किन क्या कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों से ह्यूमन वैल्यूज़ बनती है। जैसे कि मैंने कुछ इंक्लूड किया है, जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ में क्या क्या चीज़ कंसिस्ट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अप्रिशिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, एम्पैथी। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ गया ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ इज अ बेसिक फंडामेंटल, व्हाट यू कैन से बेसिक फंडामेंटल फीलिंग ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ एक बेसिक फीलिंग होती है जिससे आप अदर इंटरेक्शंस करते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट आपका बिहेवियर जो हो एथिकल हो, और मतलब एथिकल हो यानी कि मोरल हो, यानी कि किसी तरीके से दूसरे पर्सन को ह्यूमिलिएट ना करता हो, वही एक ह्यूमन वैल्यूज़ कहता है। तो उसी में कुछ चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, अप्रिशिएशन होता है, एंड लिसनिंग। अब जैसे कि मैंने ये सारे पॉइंट्स देखिए मेंशन कर दिए यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि अगर आपको ये 7 नंबर में लिखने के लिए आ गया तो आप क्या करेंगे? 7 नंबर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको इन जो मैंने पॉइंट्स टिक कराए हैं अभी, इनमें से किसी 5 या फिर 4 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट को आप याद कर सकते हैं और उनको बारी बारी से आप लिखिए और उनके बारे में डिफाइन करते चले जाइए। एक्चुअली आपको क्या करना है, ह्यूमन वैल्यूज आपको हेडिंग डालनी है और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है ह्यूमन वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, देन वो किस चीज़ों से कंसिस्ट होता है, मतलब वो बना किन चीज़ों से, फिर उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते चले जाइए। जैसे कि रिस्पेक्ट हेडिंग डालिए, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए कि रिस्पेक्ट क्या होता है, कैसे इससे 2 इंडिविजुअल के बीच के रिलेशन में फ़र्क पड़ता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, और अप्रिशिएशन क्या होता है, और लिसनिंग, ओपननेस। ऐसे करके आप देते चले जाइए और लिखते चले जाइए। तो जैसा कि मैं आपको अभी तक समझा पा रहा हूँ कि ह्यूमन वैल्यूज़ का सिंपली सा ये मतलब है कि द एक्ट ऑफ शोइंग योर इनर बिलीव्स टू अदर ह्यूमन विद अ मोरल और ethically correct, being morally or ethically correct. Similarly, they are the values that permits us to live together in harmony. यानी कि अब इससे क्या होगा कि अगर आप किसी को रेस्पेक्ट एंड दिखते हैं, उनको टोटली एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड या कोई भी चीज़, कोई भी रिलीजन या कोई भी धर्म जाति से हो, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि आप ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट क्रीड ये सब के बिहाफ पे उसको जज नहीं करते हैं, आप उसको कंसिडर करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो यही सब है फ्रेंड्स। ह्यूमन वैल्यूज़ का डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, आप पॉइंट्स उठाइए, उनको पढ़िए और फिर लिखते चले जाइए। सेमेस्टर में लिखने का सबसे बड़ा यही होता है फ्रेंड्स कि आपको कैसे लिखना है, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ, अब देख लीजिए। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं? मतलब एक ह्यूमन वैल्यूज़ कंसिस्ट होता है कुछ वैल्यूज से, एक ह्यूमन वैल्यूज़ कुछ वैल्यूज़ को लेकर बनता है, ठीक है, और वो कुछ फंडामेंटल होते हैं। मतलब ये वैल्यूज़, ये जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं ये सभी में पाए जाते हैं, यानी कि सभी ह्यूमन बींग्स में ये फंडामेंटल वैल्यूज़ पाए जाते हैं। इनका होना दैट इज़ व्हाट यू कैन से इज बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज विच आर फाइंड इन एवरी ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहला रेस्पेक्ट, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था, वैल्यू द डिग्निटी, राइट्स, पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। मतलब एक ह्यूमन बींग अगर फंडामेंटली देखा जाए, एक ह्यूमन बींग अगर ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ है तो वो एक दूसरे की इज्जत करेगा, एक दूसरे में वो रिस्पेक्ट की भावना शो करेगा। इंटीग्रिटी, अपहोल्डिंग ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। अब एक दूसरे के बीच में ऑनेस्टी शो करेगा एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि एक दूसरे के क्या कह सकते हैं कि मोरल बिहेवियर एक दूसरे के प्रति बहुत कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होगा, मोरल बिहेवियर उन दोनों के बीच का काफ़ी ठीक ठाक होगा। कंपैशन, शोइंग एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर वेल बीइंग ऑफ अदर्स। यानी कि हम दोस्तों में भी हालचाल पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कैसा भाई कैसा भाई। सबसे पहले हम लोग ग्रीट की जगह हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हालचाल पूछते हैं। कंपैशन शो करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं। हम लोग हेल्थ और स्वास्थ्य को लेकर कंसर्निंग
होते हैं, यानी कि हम लोग एक कंसर्न शो करते हैं कि आप कैसे हैं या आप कैसे हैं, कर रहे हैं या आप भी ठीक हैं कि नहीं है। तो ये कंपैशन एक ह्यूमन वैल्यूज़ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वैल्यू होता है, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए एक एम्पैथी शो करता है, एक कंसर्निंग वेलबींग शो करता है। फेयरनेस, व्हाट इज़ फेयरनेस? स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी इन ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। सब पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि फेयरनेस यानी कि बराबर के हक के लिए लड़ाई करना। कोई भी डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन आपको समाज में हो रहा है रिलीजन या कल्चर के बेस पे, अगर आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, देन यू आर नॉट बीइंग फेयर। चाहे वो बात आपका हो या किसी और का हो, आपको फेयर होना है फॉर गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस एंड इक्वलिटी अमॉन्ग द सोसाइटी। दैट इज कॉल्ड फेयरनेस। फेयरनेस यानी कि बराबरी के हक के लिए लड़ना। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा इसके डिटेल्स में जाने की कोशिश मत करिए। आपको एक मोटा कह सकते हैं, आपको एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि रिस्पेक्ट बोल दिया है तो रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इंटीग्रिटी बोल दिया है तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कंपैशन बोला है तो क्या चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे कि आप अगर आप लिखते भी हैं अपने सेमेस्टर पेपर में, आपको कंपैशन, मान लीजिए कंपैशन आपको लिखना है, तो इसमें क्या क्या आप लिखेंगे। अगर आप एम्पैथी वर्ड यूज़ करते हैं तो आप जरूर से एम्पैथी को हाईलाइट कर दीजिए, ना हो तो एम्पैथी को आप एक बार डिफाइन कर दीजिए उस सेंटेंस में, देन यू कैन कैरी ऑन। एंड जस्ट keep in mind that if you use any strong word, just make them highlight in any sentence or line you are using it, because एग्जामिनर को उन सब हाईलाइटेड वर्ड से फर्क पड़ता है। अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं या फिर एक पॉइंट्स करके बहुत सारे लाइन लिखते हैं और आप लिखते चले जाते हैं, उसमें जो एक्चुअल हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे जिनका कुछ बोल्ड और स्ट्रॉन्ग मतलब होगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को काफ़ी कुछ समझ में आता है और इन्होंने वर्ड भी यूज़ किया है अच्छा खासा, तो इससे एक अच्छा कह सकते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो आपके नंबर पे ऑब्वियसली प्रभाव पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी हार्ड या स्ट्रॉन्ग या बोल्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ हाईलाइट कर दीजिए। आइए देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बीइंग अकाउंटेबल फॉर वंस एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मान लीजिए कोई चीज़ आपसे गलत हो गया या सही हो गया, अब आप उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी न लेके दूसरे के ऊपर डाल देंगे, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा काम? बिल्कुल नहीं, वो एकदम रिस्पॉन्सिबल नहीं, और वो ह्यूमन वैल्यूज भी शो नहीं करेगा। दैट विल बी टोटली इमोरल, लाइक व्हाट यू आर डूइंग दैट टाइम विल बी टोटली इमोरल। तो इसीलिए अपने किए हुए चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद पे लेना पड़ता है कि हाँ ये मेरे वजह से गलत हुआ है, ये मेरे वजह से जो भी है, आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है, आपको उसके लिए बाहर आना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है उसके लिए। ये सब बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज होते हैं जो सभी पर्सन में पाए जाती हैं फ्रेंड्स। ट्रस्ट वर्दीनेस, बीइंग रिलायबल एंड डिपेंडेबल इन एक्शन एंड प्रोमिसेस। ट्रस्ट वर्दीनेस पढ़ के समझ में आपको, बीइंग रिलायबल एंड डिपेंडेबल इन एक्शन एंड प्रोमिसेस। मैंने कोई चीज़ कहा है कि हाँ मैं ये तुम्हारा हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो इसका मतलब है यू हैव शोन सम ट्रस्ट एंड लेटर ऑन यू विल गिव दैट। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर लैकिंग सम ह्यूमन वैल्यूज एंड यू आर समवेयर मोरली इनकरेक्ट। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी फॉर बीइंग morally correct and showing a correct human value. So trustworthiness is one of them. Trustworthiness is one of them. Similarly, love, demonstrating care, kindness, affections toward other. ये फ्रेंड्स जितने भी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, ये सिर्फ आप अपने साथ, अपने फैमिली के साथ या अपने नेबर्स के साथ नहीं, ये आप अपने से अनजान लोगों के लिए भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आप ह्यूमन हैं तो आप दूसरे ह्यूमन के प्रति भी रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, कंपैशन, फेयरनेस, ये सब रखने की क्या कह सकते हैं कि आप मतलब आपके अंदर एक होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर, ये शो करता है फंडामेंटल वैल्यूज़। सिमिलरली वन ऑफ देम इज लव ऑल्सो, काइंड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एल्डर, बुजुर्ग हैं उनके लिए, घर में माता पिता पेरेंट्स हैं उनके लिए, एंड सो योर यंगर्स एंड स्मॉलर वंस। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, आइए देखते हैं कि इस पे फ्रेंड्स हम बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के कुछ इन्फ्लुएंस फैक्टर्स। तो जैसा कि सेंटेंस में आप पढ़ पा रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स बट टू सिग्निफिकेंट वंस आर पर्सनल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। आवर पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सपीरियंसेस वी गो थ्रू इन लाइफ प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग आवर वैल्यूज़। यानी कि जैसा आपका आसपास का माहौल होगा बचपन से, आपके में उसी तरह के मोरल वैल्यूज़ या फिर ह्यूमन वैल्यूज़ कंसिस्ट होंगे। बेसिकली आप इसको वैल्यू एजुकेशन की तरह कह सकते हैं, जो कि हम लोग बचपन पढ़ा करते थे, लाइक गिविंग रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नेचर, गिविंग रेस्पेक्ट टू एवरीवन सीनियर देन यू, एंड हैविंग सेंसिबल टुवर्ड्स योर थॉट्स। सिमिलरली आपको क्या कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों से एक ह्यूमन वैल्यूज़ के जो कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। यानी कि जो आप वैल्यूज सीखे हैं बचपन से, वो इन सब चीज़ों से ही सीखे हैं, जो आपके आसपास होते हुए आए हैं, जो आपसे कराते हुए आए हैं, चाहे वो स्कूल में हुआ हो, चाहे वो पेरेंट्स द्वारा किया गया हो। तो इन सब चीज़ों से फ्रेंड्स आपके ह्यूमन वैल्यूज़ या मोरल वैल्यूज़ बनते हैं, जो कि शुरू से ही बनते आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका ह्यूमन वैल्यूज़ जो कि आपके अंदर है वो इन्फ्लुएंस कैसे हुआ है, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपने जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में और आपने कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखा है जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में ग्रोथ है। कुछ चीज़ें जैसे कि आप फैमिली से अपब्रिंग्स लेते हैं, मतलब फैमिली से आप कैरी ऑन लेते हैं, द वैल्यूज स्टिल इन योर बाय योर फैमिलीज एंड केयर गिवर्स ड्यूरिंग अवर फॉर्मेटिव ईयर्स। दादा परदादा, दादी, नानी, सबसे आपने जो भी सीखा है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है। एजुकेशन, द लेसन्स एंड द प्रिंसिपल दैट यू गो थ्रू ड्यूरिंग द स्कूल्स। अब जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में या जहाँ भी आपने पढ़ा है, वहाँ से आप एजुकेशन के फॉर्म में जो वैल्यूज़ लेते हैं वो आपके फंडामेंटल वैल्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
लाइफ इवेंट्स जैसे कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं जो कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ को दे सकते हैं, एंड दैट इम्पैक्ट्स लुक लाइक एंड दैट इम्पैक्ट्स आवर आउटलुक्स एंड प्रायोरिटीज़, और वही हमारे बाद में ह्यूमन वैल्यूज़ पे इम्पैक्ट डालते हैं। आपके साथ लाइफ इवेंट में कोई अच्छी चीज़ें होंगी तो आप उसे एक अच्छी मेमोरी अपने अंदर इंक्लूड कर लेंगे, जो कि ये बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज़ को कंसिस्ट करेगा। और आपके साथ अगर कोई बुरी इवेंट होती है तो आप उसके प्रति आप उसी तरीके से कॉन्शियस रहेंगे, यानी कि आप एक लाइफ इवेंट की वजह से आपके अंदर एक सिग्निफिकेंट क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। आइदर इट इज़ अ पॉजिटिव वे और इट विल बी अ नेगेटिव वे। सिमिलरली पर्सनल रिफ्लेक्शंस, द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शंस एंड सेल्फ डिस्कवरी दैट रिफाइंस यू ओवर टाइम, यानी कि आप अपने भीतर में जो झांकते हैं, अपने भीतर में आप जब अपने मन को टटोलते हैं, आपको पता चलता है कि मैं अंदर से कैसा हूँ और कैसा बिहेवियर दूसरे के प्रति शो करता हूँ, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। तो वही है पर्सनल रिफ्लेक्शन, यानी कि आप अपने से दूसरे के प्रति क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज, दैट इज कंसिस्ट ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। आइए नेक्स्ट पेज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर विच द ह्यूमन वैल्यूज गेट इन्फ्लुएंस्ड। व्हाट इट्स नेम, इट्स मेनली द कल्चरल एंड द सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। जो इससे पहले हमने देखा इन्फ्लुएंस वो किस तरह का था, वो बेसिकली फ्रेंड्स आपके घर तक सीमित था या फिर आपकी फैमिली से कैरी ऑन किया हुआ वैल्यूज़ था, पर्सनल डेवलपमेंट था जो कि आपके थ्रू हुआ था, आपके सराउंडिंग के थ्रू हुआ था, जो कि बहुत लिमिटेड एरिया में था। अब जो आप इन्फ्लुएंस देख रहे हैं सोसाइटल एंड कल्चरल, ये काफ़ी बड़े सोसाइटी की वजह से हुआ है जो आपके ऊपर इम्पैक्ट बना हुआ है, यानी कि जो सोसाइटी से आपको अपब्रिंगिंग्स मिली हैं या सोसाइटी से आपने क्या सीखा है, सोसाइटी को देखते हुए आपने बहुत सारे वैल्यूज़ को सीखा होगा। एक्चुअली दोज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। द सोसाइटी एंड कल्चर विल लिव इन ऑल्सो हैव द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर वैल्यूज़। सोसाइटी में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, आपके साथ क्या बिहेवियर किया जाता है, आपके फैमिली के साथ क्या बिहेवियर किया जाता है, उससे ऑब्वियसली आपके वैल्यूज़ पे फर्क पड़ेगा। कल्चरल नॉर्म्स जैसे कि कुछ विरोधाभास होते हैं, हम मानते हैं या फिर सोसाइटी में माना जाता है, जैसे ट्रेडिशन बिलीव्स एंड कम्युनिटी वी हैव बिलोंग टू। हमारे हिंदू धर्म में या फिर अगर आप कोई अलग धर्म से हैं, उसमें जो भी चीज़ें मानी जाती हैं उसके हिसाब से आपको एक बिलीव या फिर नॉर्म बना लेते हैं, अपने मन में एक उसका छाया प्रति बना लेते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग जाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक्चुअली हम लोग के ट्रेडिशनल या फिर बिलीव से आया हुआ है, हम लोग मानते हैं ऐसी बातें, मतलब ये कल्चरल क्या कहते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस है हमारे वैल्यूज़ पे। हम इन चीज़ों को सोसाइटी से टेक ओवर करते हैं अपने अंदर। सोशल इंटरेक्शंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर मेंटर्स एंड सोशल नेटवर्किंग। आप लोगों से रिएक्ट करते हैं ग्रुप में या फिर क्या कह सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट अ ह्यूमन वैल्यूज एंड इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक फंडामेंटल फॉर अ पर्सन टू बी इंगेज्ड एंड क्रिएटिंग इट्स ह्यूमन वैल्यू मोस्ट फंडामेंटली। यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल वैल्यूज़ आपके सोशल इंटरेक्शन से बनते हैं, आप किससे कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में आपका क्या कहना रहता है, क्या मानना रहता है, ये सब चीज़ें आपके वैल्यूज़ पे बहुत प्रभाव डालती हैं। और बेसिकली ये सब सोशल पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। आप मीडिया लिटरेचर देख लीजिए, जो कि आप सोशल मीडिया पे पढ़ते देखते हैं, या फिर जो भी लिटरेचर आप बुक्स के थ्रू कैप्चर करते हैं, उनमें आपको वेरियस चीज़ें मिलेंगी जिसमें काफ़ी स्टोरी टेलिंग एंड कन्विंग डिफरेंट वैल्यूज़ परस्पेक्टिव, इसमें काफ़ी तरीके के मोरल वैल्यूज़ और स्टोरी टेलिंग होती हैं, उनसे आप सीखते हैं। हिस्टोरिकल रिलीजन कंटेंट आप देखते हैं, उनसे आप सीखते हैं। द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड रिलीजियस टीचिंग्स दैट इज शेप्स द कलेक्टिव वैल्यूज एंड एथिक्स। एथिक्स आर समथिंग विच हैव टू बी मोरली करेक्ट। तो आप हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आप देखेंगे तो हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे हैं, उन्होंने एक मोरली करेक्ट चीज़ें की हैं जिसकी वजह से हम आज इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि आप अपने हिस्ट्री से अपने आप को रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर भी उस टाइप की वैल्यूज़ हैं। आप इंडिया में रह के अपने आप को ब्रेव क्यों नहीं बोलना चाहेंगे ना, क्योंकि बिकॉज यू हैव सॉ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड यू हैव कैप्चर्ड द values from the struggle or freedom fighters. They have given their life for our freedom, so the values which are gathered from them is also the most fundamental human values that we consist of. It may be historical related to your family or it may be historical towards your country, towards your society. तो आप इन चीज़ों से सीखते हैं और अपने ह्यूमन वैल्यूज़ को फ्रेम करते हैं और ये कैरी ऑन होते जाता है। जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ में चेंज आते रहते हैं फ्रेंड्स, आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ और बेहतर होती चली जाती हैं। आप सीखते हैं कि और कैसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती हैं, आप उसी हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करते जाते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज एंड स्किल। एंड हियर द बेसिक डिफरेंस एक्चुअली इट कम मोर ऑफ इन द एकेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें सिंपली आपको पूछ देता है कि वैल्यूज और स्किल्स में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज वैल्यूज एंड व्हाट इज स्किल्स, टेल मी द डिफरेंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। सिंपली इसमें आपको वैल्यूज क्या होते हैं, स्किल क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए और ये क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। आपको जो इसका बेसिक चीज़ें होती हैं पता रहनी चाहिए कि स्किल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, फिर आप तो चाहे उसको कितना भी बड़ा फैला कर लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप उनमें कुछ पॉइंट याद रखिए, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वैल्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल थिंग्स हैं जो कि आप मेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका क्या कहते हैं सेमेस्टर पेपर में फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो डोंट फॉरगेट, मस्ट इंक्लूड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स एंड कीप इन माइंड, रिमेंबर दिस वर्ड्स। एक बार में नहीं हो रहा है, बार बार देखिए ना हो तो आप एक वैल्यूज टॉपिक डालिए, उसमें ये सब जो बोल्ड लेटर्स हैं इन सबको एक जगह नोट कर लीजिए, एक समरी आप तैयार कर सकते हैं लिख के। अगर आप बाद में जैसे एग्जाम पास में आता है तुरंत उसको खोलेंगे, तुरंत आपको दिख जाएगा कि हाँ ये वैल्यूज ये होती हैं, इनमें ये पॉइंट्स आते हैं और हमें ये लिखना है। एक शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, मैं जैसे यही करता था, जैसे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया और
ह्यूमन वैल्यूज़ हो गया, और बाकी आप आगे आप पढ़ेंगे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, उनमें काफ़ी ब्रीफ में आपको टॉपिक्स दिए रहेंगे, काफ़ी ब्रीफ में दिया रहेगा, काफ़ी पैराग्राफ लिखे रहेंगे, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन या पॉइंट उठाना पड़ता है और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया एक जगह, तो ऐसे बहुत बढ़िया एक समरी तैयार हो जाता है और बढ़िया आपका तैयारी हो जाता है। आपको बार बार उन्हीं पैराग्राफ्स के बीच में उलझना नहीं पड़ेगा, आपको एक बार में आपने पढ़ लिया, पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए, 10 पॉइंट इस टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो हाँ मैं ये 10 पॉइंट पढ़ के जाऊंगा और ये 10 पॉइंट को मैं अपने से डिटेल में एक्सप्लेन करके चलाऊंगा, तो हो गया आपका तैयारी। अब आप एक ही पैराग्राफ को बार बार रटते हैं, देखते हैं, आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे और फिर आपका तैयारी बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, आप मानते चले जाइए, देखते चले जाइए। अब वैल्यूज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया, एक पर्सनल बिलीफ होता है, प्रिंसिपल होता है, जिसके थ्रू ह्यूमन काम करता है, इंटरेक्ट करता है अपनी सोसाइटी से, अपने रिलेटिव से, आसपास के लोगों से, तो वैल्यूज उसे ही कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू, एक प्रिंसिपल बिलीफ होता है वैल्यू। और स्किल क्या होता है, स्किल इज द एबिलिटी विच वी गेन थ्रू एक्वायरिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। स्किल इज नॉट एज फंडामेंटल एज द वैल्यूज, मतलब स्किल उतना भी फंडामेंटल नहीं है जितना वैल्यूज हैं। वैल्यूज हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे फैमिली हिस्ट्री से चला आता है, बट स्किल्स क्या होती हैं, मान लीजिए कि आपके पापा समथिंग वर्क करते हैं, उसमें वो एफिशिएंट है, अब आप पैदा होते हैं, अब आपने कोई सफिशिएंट स्किल बना लिया, अब आप उनकी तरह सेम तो नहीं रहेंगे, बट आपकी वैल्यूज तो उन्हीं की तरह सेम होंगी। जो आपके पिता ने जो भी वैल्यूज आपके ऊपर पास ओवर की हैं वो तो सेम रहेगा, बट वर्क या स्किल विच यू हैव डेवलप्ड बाय योर प्रैक्टिस थ्रू लर्निंग, वो तो आपका डिफरेंट होगा। दैट्स वाई देयर इज अ बिग गैप डिफरेंस एंड यू हैव टू राइट इन द एग्जाम द सिमिलर वे। आपको समझाना पड़ेगा उस पेपर में। बीइंग टेकिंग टू मच कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, या फिर कह सकते हैं कि जो ये बोल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, इनको लेके आप अपने क्या कह सकते हैं कि अपने राइटिंग को आप बढ़िया, मतलब अपने एक्सप्रेस करने के तरीके को आप बढ़िया कर सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एकदम सटीक तरीके से याद रखिए। जैसे कि इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें मिलकर जो आपका स्किल बनता है फ्रेंड्स, उनको एक्चुअली कहा जाता है स्किल्स। और इन सब चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसको एक्चुअली कहा जाता है फंडामेंटल वैल्यू। तो स्किल में क्या चीज़ कंसिस्ट होती है वो यहाँ लिखा है, वैल्यूज में क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इनके बेसिस पे डिफरेंस तो ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने एक डिफरेंस का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस का टेबल दे दिया यहाँ पे। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसको नोट डाउन करके पढ़ेंगे तो आपका तैयारी अच्छा होगा। इसको मैं डेफिनेशन वाइज यहाँ पे समझा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल बिलीव्स दैट अ पर्सन हैव for which a person use for decision making and showing behavior towards other human beings is called the values, and the ability to perform tasks efficiently often gained through the practice and training are termed as skills. एंड सिमिलरली इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, वर्किंग टीम, वर्किंग कम्युनिकेशंस। और वैल्यूज के जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, कुछ पॉइंट्स इनको आप हाईलाइट करके रखिएगा। रेस्पेक्ट, काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट्स की, मतलब स्किल आपके डेवलपमेंट में किस तरीके से काम करता है, एंड वैल्यूज आपके डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करता है। एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस एंड डेवलप थ्रू द अपब्रिंगिंग्स एंड एजुकेशन एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने फादर और ग्रैंडफादर या फिर अपने सोसाइटी से इनहेरिट करते हैं वैल्यूज को, बल्कि स्किल थोड़ी ना। स्किल ऐसी चीज़ है जिसको आप इनहेरिट कैसे करेंगे, जब तक आप उसको खुद में डेवलप नहीं करेंगे तो स्किल इनहेरिट कैसे होगी आपके में। It is a, that's why I told you the values are fundamental, but not the skill are fundamental. Skill are things which you have to gain through your practical abilities and competencies. Competencies का मतलब है कि जो आप अपने से काम करते हैं, यानी कि जो आप अपने से क्या कह सकते हैं, एबिलिटी आप शो करते हैं फॉर लर्निंग समथिंग। ठीक इसी प्रकार से इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं इन इंडिविजुअल्स लाइफ। रोल ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या होता है फॉर बिल्डिंग योर स्किल्स एंड द वैल्यूज। सिमिलरली आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दीजिए। इसका फ्रेंड्स जो मैं पीपीटी बोल रहा हूँ, पीपीटी को मैंने बहुत मेहनत तैयार किया है। आप इसका पीपीटी श्योरली डाउनलोड करके एक शॉर्ट समरी इससे लिख के या मेरी वीडियो को देख के समझ के आप एक बना लीजिए, ताकि आपको बार बार इस चैप्टर में घुस के सभी चीज़ों पे बार बार थ्योरेटिकली आपको पूरा मतलब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उन लाइन पे ध्यान देंगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बस आप मेरी बातों को सुनते चले जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यू एजुकेशन। तो लेट्स से वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। वैल्यू एजुकेशन एंड ओवरव्यू, जैसे कि आपको बताया, अब जो वैल्यूज जो ह्यूमन के अंदर आ गया, जो वैल्यूज ह्यूमन के अंदर आया है वो कहाँ से आया है, थ्रू एन एजुकेशन। एंड सच टाइप ऑफ एजुकेशन विच ब्रिंग्स द वैल्यू टू अ ह्यूमन इज नोन एज वैल्यू एजुकेशन। हाँ, जो आप पढ़ते थे अपने बेसिक्स प्राइमरी स्कूल में आपने पढ़ा होगा, मोरल वैल्यूज, जो मैम और टीचर आपको पढ़ाते थे कि हाँ आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे का, यू हैव टू लिसन योर एल्डर्स एंड यू हैव टू सेव योर एनवायरमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन जो आप पढ़ा करते थे, जिसमें कि स्टोरी टेलिंग टॉपिक्स होती थी। इसमें स्टोरी आपको समझाया जाता था, लास्ट में बताया जाता था कि हाँ इसमें क्या क्या मोरल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आप लिखिए, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस उसी चीज़ों के बारे में यहाँ दिखाया गया है कि वैल्यू एजुकेशन, द वैल्यूज, द एजुकेशन विच प्रोवाइड्स द वैल्यू टू अ ह्यूमन इज नोन एज वैल्यू एजुकेशन। एंड सम ऑफ दिस की पॉइंट्स आर like I said earlier. One of them is the moral values and the civics values, cultural values, environmental values, spiritual values. मोरल में आपको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड सो ऑन आपको शो करना पड़ता है। सिविक्स वैल्यू में क्या आता है, लर्निंग अबाउट द सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, अबाउट द सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग सोशली करेक्ट, डूइंग सोशल इंप्रूवमेंट्स। एंड सिमिलरली कल्चरल में क्या होता है कि अपने हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी, यानी कि जो आपके विभिन्नताएँ हैं भारत के, उनको रिस्पेक्ट करना। यहाँ पे कास्ट के हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है किसी से, ये भी एक वैल्यू होता है फ्रेंड्स। एनवायरमेंटल वैल्यूज़, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग्स, यानी कि अपने नेचर को या फिर नेचर को कैसे आप सस्टेन कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, विद लिमिटेड बाय लिमिटिंग योर
यूज़ ऑफ नेचर, यानी कि आप नेचर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट बिना किए आप कैसे अपने आप को इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को कॉन्शियस रख सकते हैं, बचा सकते हैं, केयर कर सकते हैं विदाउट एक्सप्लॉइटिंग टू मच टू द एनवायरमेंट। स्पिरिचुअल वैल्यूज, एक्सप्लोरिंग द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल ग्रोथ। अपने लाइफ का रियल मीनिंग जानना, पर्सनल ग्रोथ करना इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल वैल्यू विच गिव्स द वैल्यू एजुकेशन, विच इज ऑल्सो गिवन बाई वैल्यू एजुकेशन एक्चुअली। ये सारे वैल्यूज फ्रेंड्स आपके ह्यूमन वैल्यू आपके क्या कह सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन द्वारा दिया गया है। वैल्यू एजुकेशन आपके सारे बेसिक्स फंडामेंटल वैल्यूज़ को क्या कह सकते हैं कि गाइड करने में मदद करता है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू एजुकेशन के, वो देखते हैं। वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंस, सच बात है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप अगर सोशली और मोरली करेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, आपको चीज़ें सही हैं गलत हैं ये पता रहेगा। सोशल हार्मनी, एक दूसरे में पीस, आपके क्या कह सकते हैं सोसाइटी या एक दूसरे के बीच में पीस रहेगा। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो भी चीज़ें या कल्चरल बिलीव्स हैं हम लोग के भारत में, जितने की विभिन्नताएं हैं उन सब विभिन्नताओं के प्रति हमारा रिस्पेक्ट रहेगा। सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच एज आई टोल्ड यू अबव, बीइंग सिटीजनशिप, you should be morally correct towards society, respect your society, guides the community, encouraging, also do the encouraging activities to save nature। पर्सनल ग्रोथ, आप सेल्फ अवेयर रहेंगे अगर आप वैल्यू एजुकेटेड हैं तो। लाइफ स्किल्स आपके पास डेवलप्ड होंगी, लर्निंग एंड थिंकिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये पर्सनल ग्रोथ आपके पास पर्सनल ग्रोथ होगी। एथिकल लीडरशिपिंग आप में आएगा, यानी कि आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी आपके में बनेगी अगर आप मोरली करेक्ट होते हैं, वैल्यू एजुकेटेड होते हैं। रोल मॉडल्स, लाइक इंस्पायर इंडिविजुअल्स टू बिकम रोल मॉडल्स। अगर आप खुद के वैल्यूज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो लोग आपसे सीखेंगे, वो आपको एज ए लीडर ट्रीट करेंगे, बिकॉज यू आर प्रमोटिंग द रियल वैल्यूज टू द सोसाइटी। सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि नेचर को बचाने के लिए आपका क्या कर्तव्य है एज अ सिटीजनशिप, वो आपकी वैल्यूज़ को दिखाता है। अगर आपको नेचर को सेव करना है और अपने साथ साथ अपने सोसाइटी वालों को भी आपने इन्फ्लुएंस किया कि भाई हमें पेड़ लगाना है और जितने हो सके हमें कम प्रदूषण फैलाना है, तो ये क्या एक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। आप में ये वैल्यूज़ होगी तो आप सस्टेनेबली डेवलप करेंगे और करवाएंगे। सिमिलरली एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेसेस, लाइक ग्रोइंग योर सेल्फ इज नॉट अ बिग टास्क, एज वेल एज ग्रोइंग योर सेल्फ एज वेल एज अनदर, बीइंग मोरली करेक्ट एंड what you can say is value educated. Integrate value education with academic learning and creative well-round individuals who excel in both personal and professional spheres. यानी कि खुद की ग्रोथ में तो ठीक है और वो कंपनी की ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ में, अपने साथ साथ वो काफ़ी सारे ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं अगर वो वैल्यू एजुकेटेड होते हैं तो। एथिकल वर्क कल्चर, उनसे कल्चर बनता है, यानी कि काम करने के इन्वायरमेंट उनसे काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। वो अपने आसपास क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट रखेंगे जिनसे कुछ और लोगों को मदद होगा काम करने में। They obviously creates a positive behavior towards the working culture, which fosters many one to work and cooperate positively with them. तो ये सब कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, सुनते चले जाइए बस। और बाद में आप पीपीटी लेके चाहे तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अभी से रिमेंबर कर लीजिए, जैसे कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हॉलिस्टिक एजुकेशन, एथिकल वर्क कल्चर एंड सिमिलरली। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने लिया था फ्रेंड। जैसा कि मैं बता दूँ आपको, ह्यूमन वैल्यूज़ में क्वेश्चंस आपके सिमिलर, मतलब सबका आंसर सिमिलर होगा, बट आपको क्वेश्चन जो फ्रेम करके आएगा वो कुछ ट्विस्टेड फॉर्म में आएगा। जैसे कि इस तीनों क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इनका बस सिंपली एक उद्देश्य है कि आपको वैल्यू एजुकेशन पता है कि नहीं पता है, वो आपको लिखना है, उसका नीड क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, जस्ट आपको वही लिखना है, उसको मेंशन करके लिखना है। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है इनका कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब सिर्फ वही है कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, उनके बारे में लिखिए, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉर प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल बिल्डिंग्स, एजुकेशन क्या होती है। या फिर देखिए ऐसे लिखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टुडे सिनेरियो। तो आज की सिनेरियो में क्या वैल्यूज बदल जाएगी, वैल्यूज तो वही रहेगी ना। तो वैल्यू एजुकेशन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे ट्विस्टेड करके, आई मीन सिर्फ वैल्यू एजुकेशन पे ही नहीं, जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इनमें, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, वैल्यूज़ क्या होते हैं, स्किल क्या होते हैं, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, बाकी सब चीज़ें, सब क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्विस्टेड फॉर्म में आएंगे। उनका पूछने का मतलब एक ही रहेगा, बस क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में आएंगे। उनको पूरा पढ़िए, समझिए कि क्या उसमें मेन पूछा जा रहा है। जैसे कि तीनों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें वैल्यू एजुकेशन कॉमन है, यानी कि आपको वैल्यू एजुकेशन के बारे में ही लिखना है, कैसे होता है, क्या होता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, आप जस्ट इन्हीं को मेंशन करिए इसमें। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइंस क्या है, मतलब व्हाट गाइड्स द वैल्यू एजुकेशन। तो बेसिकली मैं आपको ऊपर बताया था क्या गाइड करता है वैल्यू एजुकेशन, बेसिक गाइडलाइंस क्या होती है वैल्यू एजुकेशन की, नीड क्या होता है। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस फ्रेम करने का तरीका अलग अलग है। आइए कुछ और टॉपिक देखते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन से क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये सिंपली इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं और कितना पहचानते हैं, यानी कि आप अपने अंदर के वैल्यूज़ को, डीप इन थॉट, इमोशंस एंड वैल्यूज एंड बिलीव्स को आप एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अंडरस्टैंड वन सेल्फ, मतलब अपने आप को समझते हैं कितना बेहतर, आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं
इंस्पेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस लीडिंग टू इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। आप अपने आप को कितना अवेयर रखते हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके आसपास की चीज़ें जो भी हो रही हैं उनसे आप कितना सीखने की कोशिश करते हैं, कितना अपने आप को आप जानते हैं, कितना पहचानते हैं और कितना आप अपने आप से बिहेवियर आउटपुट ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है फॉर बिल्डिंग योर सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्स लाइक यू कैन सी इन द फिगर लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रोपोजल एक्सपेरिमेंटल एंड वैलिडेशंस, बिहेवियर विथ ह्यूमन बींग्स एंड वर्क विथ नेचर। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे आता है, उसका एक प्रोसेस होता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। बिहेवियर विथ ह्यूमन्स, बिहेवियर विथ नेचर, वर्क विथ नेचर, लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे देखिए लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉपर्टीज, वेरीफाई द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, proposal and result in realization and understanding, and leads to assurance, acceptance and universality with respect to time, space and individual। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि AQ2 के क्वेश्चन में बार बार आते रहते हैं। तो आपको जस्ट ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इनको आपको बहुत बढ़िया से याद करना है। अगर आप इनको मेंशन करके कुछ भी पॉइंट्स लिखते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन में तो आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। इसमें बेसिक्स वही हैं जो मैंने आपको बताया अभी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस होता है, डीपली डाइविंग इनटू वन थॉट, इमोशंस एंड वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। तो इसमें आप अपने बारे में समझ के जो चाहें वो लिख सकते हैं। और इसके कुछ फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स, ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ चेंजेस करके लिख देंगे। इसमें कुछ आप फिगर्स आप देख सकते हैं, ये और ये दोनों कंबाइन हैं। तो इन फिगर्स को आपको बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन आता है तो इन फिगर को जरूर बनाइए, इनको भूलिएगा मत। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका PPT आपको अवेलेबल होगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखते हैं आगे गाइडलाइंस। गाइडलाइंस वैल्यू एजुकेशन के क्या है, मतलब वैल्यू एज अ वेल मोरली करेक्ट और बीइंग वैल्यू एजुकेटेड, व्हाट मेक्स द वैल्यू एजुकेशन इन अ गाइडेड फॉर्म। वैल्यू एजुकेशन की वजह से या किस चीज़ की वजह से वैल्यू एजुकेशन कैसे एग्जिस्ट करता है हम लोग के नेचर में, उसके बारे में कुछ कहा गया है कि उसकी गाइडलाइंस क्या है, मतलब कैसे काम करता है वैल्यू एजुकेशन। तो यूनिवर्सल यानी कि वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्या समझ आ रहा है कि क्या वैल्यू एजुकेशन हम इंडियन और फॉरेन वालों के लिए अलग अलग है। मतलब ह्यूमन वैल्यूज जो हैं, हम एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या US वाले रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब यूनिवर्सली ये टोटली करेक्ट है ना। तो इसका गाइडलाइन क्या कहता है कि वैल्यू एजुकेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। चाहे लोग कहीं के भी हों, अगर वो धरती पे एज ए ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिवर्सली उनको ह्यूमन वैल्यू या कह सकते हैं कि यूनिवर्सली वो वैल्यू एजुकेटेड ही होते हैं, उनके पास वैल्यू ऑब्वियसली होती ही होती हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, वैल्यू एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब कि वो नेचर में यूनिवर्सल होते हैं, सब पे एप्लीकेबल होते हैं। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। वो एप्लीकेबल होते हैं सभी पर्सन पे, एट ऑल टाइम ऑल स्पेस। जैसे कि मैंने बताया प्लेस और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, सभी पे एप्लीकेबल होता है। इट कांट वर्क इफ इट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और सेक्टर और नेशनलिटी और सच एनी सच ग्रुप्स। इट शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर। रैशनल, इट मस्ट बी रैशनल, it must be rational, then only it will appeal to an individual intellect. If it is based on blind beliefs or dogmas, it will rejected by the educated person. Rational क्या मतलब है, इसमें एक लॉजिक होनी चाहिए ना। अगर कोई चीज़ वैल्यू तरीके से देखा जाए, वैल्यू तरीके से अगर वो करेक्ट है तो वो क्या लॉजिकली भी करेक्ट है या नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन उस पर क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसे ये बात पता रहनी चाहिए ना कि अगर आपने किसी बिलीफ को मान लिया कि मोरली करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, क्या उसके पीछे कोई विरोधाभास तो नहीं है, क्या डोगमास तो नहीं है, या रूढ़िवादी सोच तो नहीं है कि एक लोगों ने मान लिया तो सभी इसको मानते चले आ रहे हैं। तो रैशनल क्रिएट्स अ लॉजिक थिंकिंग टुवर्ड्स द वैल्यू। तो अगर कोई वैल्यू रैशनल है देन इट्स मस्ट हैव अ लॉजिक सो दैट एन एजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड। Similarly, nature and verifiable. Value education must be natural and verifiable. It should be a natural in the sense that it should be acceptable by nature manner to all human beings, so that brings the nature order of happiness, and verifiable as only if they are valid, they will hold only the meaning for the individual. जैसा कि सभी चीज़ पे हमने यूनिवर्सलिटी देखी थी उसकी, उसी हिसाब से हम उसकी नेचुरलिटी भी देखेंगे। यानी कि नेचर के सभी चीज़ों पे वो एप्लीकेबल है या नहीं, वेरीफाइबल है कि नहीं, क्या वो किसी नेचर के किसी सम पार्ट ऑफ ग्रुप के लिए वो वेरीफाइबल है बट किसी के लिए नहीं है, यानी किसी के लिए सही माना जा रहा है, किसी के लिए गलत माना जा रहा है, तो क्या वो वैल्यूज़ कहलाएगा। वैल्यू एजुकेशन में बीइंग मोरली करेक्ट, अगर किसी एक समाज में माना जा रहा है कि हम लोग को ये काम इस तरीके से करना है, ये सही तरीका है, तो क्या वो अलग समाज में उस तरीके को गलत कह सकते हैं, मतलब उसको वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये समझना पड़ेगा। अगर वो नेचर के किसी एक पार्ट ऑफ ग्रुप के लिए वेरीफाइबल है या सही है तो वो दूसरे ग्रुप के लिए भी क्या कह सकते हैं कि सही होगा, वेरीफाइबल होगा या नेचुरली एक्सेप्टेबल होगा। वो क्या उसके दूसरे ग्रुप के समूह उसे नेचुरली एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देन सच टाइप ऑफ वैल्यूज आर टर्म्ड एज ह्यूमन वैल्यूज। सिमिलरली ऑल
all encompassing. Value education must be all encompassing because it must take into account all dimensions of our livings. It can only transform our consciousness and living if it pervades our thoughts, our behavior and our work at all levels such as individuals, family and society and nature. इसका क्या मतलब है कि वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी ऑल इनकम्पासिंग बिकॉज इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑल डायमेंशंस ऑफ आवर लिविंग। मतलब वैल्यूज़ हमारी लाइफ के हर एक स्टेज पे एप्लीकेबल होने ही चाहिए। हमारी लाइफ के कुछ ऐसे फॉर्म्स आते हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज़ की सख्त ज़रूरत होती हैं, चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो या नेचर हो, वो हर जगह अकाउंट में लिए जाने, यानी कि हर समय उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। और बेसिक सी बात है कि इन सब वैल्यूज़ के होने के बाद आप एक क्या चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि बीइंग या लीडिंग टू हार्मनी, यानी कि अगर ये सब चीज़ें क्या कह सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन में ये सब चीज़ें कंसिस्ट होती हैं तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के होने की वजह से एक हार्मनी मेंटेन होगा, यानी कि पीस मेंटेन होगा, जो कि नेचर, कम्युनिटी एंड सभी चीज़ों को एक साथ बांध के रखेगा और एक पीस प्रोवाइड करेगा। तो सबसे बड़ा गाइडलाइन वैल्यूज़ का ये भी होता है कि द मेन ऑफ एम ऑफ द वैल्यू एजुकेशन इज टू एनेबल अस टू बी इन हार्मनी, यानी कि पीस विद इन अवर सेल्फ एज वेल एज कम्युनिटी एज वेल एज नेचर एंड अदर ह्यूमन बींग्स। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जैसा मैं आपको बता दिया था ऊपर, इसकी फिगर आप जरूर बनाइएगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या क्या चीज़ें, उसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो आप देख लीजिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जर्नलिजिंग, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, सीकिंग फीडबैक, एक्सप्लोरिंग इंटरेस्ट, सेटिंग गोल्स, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस। इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे आता है? इन सब चीज़ों के होने के बाद आता है। अपने लाइफ में गोल सेट करते हैं, उस पर कंटिन्यूस काम करते हैं, उससे कुछ आपके ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस होगा जो कि आपके काम पे रिफ्लेक्ट करेगा। एंड टेकिंग फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स कि क्या है, कैसा है, मेरा काम सही है या नहीं है, जो भी है एक आप फीडबैक लेते हैं दूसरों से, समझते हैं खुद को। मेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं अपने। जर्नलिज्म, राइटिंग योर थॉट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स ओवर टाइम। सिमिलरली दिस ऑल थिंग्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो अगर आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन लिखना आता है, उसका प्रोसेस लिखना आता है, तो इन सब पॉइंट्स को बोल्ड लिख के फिर उसके अंडर आप कुछ एक दो लाइन के पॉइंट्स वाइज आप लिखते चले जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द बोल्ड पॉइंट्स एंड देन राइट द डेफिनेशन और डिफाइन देम। अब आइए आगे देखते हैं प्रोस्पेरिटी क्या चीज़ होती है। प्रोस्पेरिटी रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ ओवरऑल बीइंग, हैप्पीनेस, well-being, happiness, success, and includes not just material wealth but also good health, strong relationships, and peace of mind and fulfillment. एक बार अपने से क्वेश्चन करिए, क्या आज के डेट में कोई प्रॉस्पर है? आप कहेंगे कि प्रॉस्पर इज इक्वल टू वेल्थ। हाँ, वो रिच है तो प्रॉस्पर होगा, दैट्स नॉट द थिंग। प्रॉस्पर वेल्थ में इसीलिए डिफरेंस यहाँ है, दिस नॉट द इक्वल थिंग्स, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आज के डेट में कोई प्रॉस्पर नहीं है। क्या अमीर इतना ज़्यादा खुश है कि उसको फुलफिलमेंट की अचीवमेंट आती है? क्या उसका रिलेशनशिप बढ़िया है? क्या उसका हेल्थ अच्छा है? या क्या उसके माइंड में पीस है? यानी कि अगर एक वेल्दी पर्सन है, अगर आप उसको देखते हैं, इन केस ऑफ अगर उसके पास गुड हेल्थ है देन ओके, अगर उसके पास पीस ऑफ माइंड है देन ओके, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी कि जो रिलेशन है वो बना पा रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग है, देन आप कह सकते हैं कि वो प्रॉस्पर है। बट आज के डेट में सब लोग दौड़ भाग में बिजी हैं। एक अमीर और अमीर बनना चाहता है, एक गरीब तो अमीर बनने का सोच ही नहीं सकता आज की डेट में देखा जाए तो क्या कोई प्रॉस्पेरिटी के टुवर्ड्स जा पा रहा है? कोई नहीं जा पा रहा है। किसी को सारी चीज़ें एक बार में नहीं मिलती हैं, किसी को भी नहीं। सो आज के डेट में देखा जाए तो प्रॉस्पेरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोग अगर खुश हैं तो वो खुशी हैं, उनके पास हेल्थ है तो सिर्फ हेल्थ ही है, बाकी सब कुछ बहुत कम ही लोगों के पास है। पीस ऑफ माइंड है तो उनके पास पीस ऑफ अगर माइंड है जिनके पास, उनके पास वेल्थ नहीं है। जिसके पास हेल्थ है उनके पास वेल्थ नहीं है, जिनके पास वेल्थ है उनके पास हेल्थ नहीं है। एंड सिमिलरली दिस बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एज वेल एज नॉट डिपेंडेंट, यानी कि एक तरीके से वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखती हैं बट वो है नहीं। उन दोनों में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। एज अ डिफरेंस आप देखेंगे इन दोनों में, तो मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर दी है, आप चाहें तो इनको देख लीजिएगा कि प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ में क्या डिफरेंस है। वेल्थ में स्टेट ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग एंड इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस, यानी कि प्रॉस्पेरिटी का होने का मतलब है आप वेल्दी तो होंगे ही होंगे, साथ में आप हेल्दी भी होंगे, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, विच इंक्लूड्स प्रॉस्पेरिटी। सिमिलरली इसका स्कोप यानी कि कहाँ आपको देखें, इंक्लूड्स वेल्थ अलॉन्ग द मेंटल, इमोशनल विद द सोशल वेलबींग। Wealth is a narrow focus in financial material. Obviously, you are prosperous, you must be a wealthy person. So, it consists of broader perspective, it consists of smaller perspective. इसमें सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, मेटेरियल पोजीशंस होता है, सिर्फ पैसों से बात होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी एज इट्स इन्वॉल्व्स बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, टेम्पररी इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली और इफ इट लैक्स इनर सेटिस्फैक्शंस। वेल्दी हैं पर इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है और कमाने के पीछे भागे पड़े हुए हैं, आपको इनर पीस मिलेगा ही नहीं। This is a measure of happiness, contentment and well-being and is a measure of wealthiness, money, property, financial assets and similarly example देख लीजिए एक बार। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार फ्रेम होता है, आपको सीधे पूछेगा व्हाट इज SBDD एंड व्हाट इज SSDD
एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज 4S। तो ये 3 जो एब्रिविएशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हालांकि कुछ पार्ट इसका अगले चैप्टर में भी होगा, फिलहाल इस चैप्टर में भी है, इसमें इंट्रोडक्शन है इसका। क्या है देख लीजिए, इसका मतलब इसके पढ़ते ही समझ जाएंगे। साधन विहीन दुखी दरिद्र, मतलब यानी किसी के पास क्या कह सकते हैं कि वेल्दी होने का कोई साधन नहीं है, और वो दुखी तो दरिद्र है ही है, और उसके पास प्रॉस्पर होने का कोई तरीका भी नहीं है। यानी कि उसके पास, अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे यहाँ पे, देन लैक द बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड एंड शेल्टर, हेल्दी केयर्स एंड स्ट्रगल टू मीट द डेली सर्वाइवल नीड्स, एक्सपीरियंसेस सैडनेस एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब वो तो दुखी तो है ही, साथ में वो पुअर भी है, यानी गरीब दरिद्र है। उसके पास साधन की भी बहुत कमियां है, यानी कि फिजिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है उनके पास। ना तो फिजिकल फैसिलिटीज़ है, ना तो उसके पास कुछ हैप्पीनेस ही है, ना तो मनी है उसके पास, ना फूड है, ना शेल्टर है। यानी कि सभी तरीके से उसके पास दुख ही दुख है। उसको बोलते हैं साधन विहीन दुखी दरिद्र। यानी कि फिजिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, साधन विहीन मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है उसके पास। दुखी दरिद्र तो है ही, बट उसको अचीव करने के लिए उसके पास कोई भी तरीके नहीं है। हैंस आप इसके लिए एक सिंपल वर्ड लिख सकते हैं, सच इंडिविजुअल सफर फ्रॉम व्हाट यू कैन से दैट इज मटेरियल डेप्रिवेशंस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनली तो दुखी और डिस्ट्रेस है ही, और साथ में मेटेरियली भी, वो फिजिकली भी उसके पास कोई चीज़ नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, यानी कि फिजिकली वो इस केस में साधन संपन्न है, मतलब उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है भरपूर मात्रा में, बट फिर भी वो दुखी दरिद्र है। फॉर अदर रीजन, वेल्थ को अगर छोड़ दिया जाए या फिजिकल फैसिलिटी को छोड़ दिया जाए, ऐसो आराम छोड़ दिया जाए, तब भी वो दुखी दरिद्र है। यानी कि तब भी उसके पास समथिंग कुछ है जो कि अनहैप्पीनेस एंड फील इमोशनल उसको प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि उसके पास इतने फैसिलिटीज़ और वेल्थ होने के बावजूद भी वो अभी भी दुखी है, और वो गरीब प्रतीत हो रहा है। जैसे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए, यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं, पोजेसेस वेल्दी लग्जरी एंड रिसोर्सेज बट रिमेन डिसैटिस्फाइड। सब कुछ होने के बाद भी उसको सुख चैन नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आप उसको बोलते हैं साधन संपन्न दुखी दरिद्र, शॉर्ट एब्रिविएशन SSDD। क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, देखते चले जाइए, समझते चले जाइए। आइए अब देखते हैं 4S, चौपल S क्या होता है। 4S साधन संपन्न सुखी समृद्ध, वही जैसा कि आपने देखा था ऊपर प्रॉस्पेरिटी वाला केस, इसको भी एक्सेप्शन केस मानिए प्रॉस्पेरिटी की तरह, जो कि किसी को आज के डेट में, किसी के पास आज के डेट में नहीं है ना, तो उसके अगर उसके पास साधन संपन्न है, अगर वो सुखी समृद्ध भी है, तो उसको जरूरत किस चीज़ की है? किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। उसके पास जनरलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द लाइफ, उसके पास सब कुछ है। ऐसा एक्सेप्शनल केस आज के डेट में किसके पास है? बता दीजिए। आज के डेट में ऐसा एक्सेप्शनल केस हो चुका है। तो बीइंग ऑन द टॉपिक, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब है साधन संपन्न, यानी कि आपके पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप नॉट पुअर, यू आर वेल्दी एंड यू हैव सफिशिएंट पीस एंड यू डोंट लैग एनी ऑन हैप्पीनेस, यू हैव बीन प्रॉस्पेरस, यानी कि आप समृद्ध हैं, यू आर हैप्पी, यानी कि आप खुश हैं। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और कुछ मैंने इनके डिफरेंस दे दिए हैं इसमें। अगर आपको लिखने को आता है तो आप लिख दीजिएगा किस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया, रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे बेसिस पे, हैप्पीनेस क्या लेवल होता है उसमें, कॉज ऑफ सफरिंग, सॉल्यूशंस क्या हैं, देख लीजिएगा एक बार फ्रेंड्स। ये क्या है कि फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है अगर आप अपने डिजायर एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, उसके लिए आपको क्या चीज़ें की जरूरत है। एक्चुअली दिस कंसिस्ट ऑफ द ऑल द बेसिक थिंग्स विच योर एस्पिरेशंस वांट। तो जैसा कि मैं इस फिगर से आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको बेसिक फुलफिलमेंट, ह्यूमन एस्पिरेशंस के लिए आपको बेसिक फुलफिलमेंट क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी जरूरी है, आपको राइट रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको कैसे अवेलेबल कराना है खुद को, उसके तरीके आपको होने चाहिए। अगर आपके पास एक गुड रिलेशनशिप है, देन यू हैव अ गुड म्यूचुअल हैप्पीनेस। इफ़ यू आर अवेलेबल विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, देन यू आर म्यूचुअली प्रॉस्पेरस, एंड ऑल दिस थिंग इन्वॉल्व्स एंड मेक्स द ह्यूमन एस्पिरेशंस and makes you achieve the human aspirations or fulfillment of the basic requirements of the human being। तो ये सब चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक अपने एस्पिरेशन या डिजायर को फुलफिल रखना चाहते हैं। उनको इस पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि आपको इनर हार्मोनी आपके अंदर होना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप आपको बनाना आना चाहिए या फिर होना चाहिए, मटेरियल वेलबींग होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस आपके पास होनी चाहिए, सोशली कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एक्टिविटी, अपहोल्डिंग मोरल प्रिंसिपल एंड डेली एक्शंस, प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल लिविंग्स। इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन मिलता है। अभी सबसे लास्ट टॉपिक है जो कि हार्मनी। इसमें लेवल पूछता है कि 4 लेवल बताइए हार्मनी के। तो आप हार्मनी किस किस लेवल अचीव करना चाहते हैं? जैसे कि अगर मैं पूछूं, अपने घर में भी पीस रखना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी में पीस रखना चाहते हैं, खुद के अंदर पीस रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप नेचर में भी पीस रखना चाहते हैं, यानी कि आपकी वजह से नेचर को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नेचर में भी पीस हो। तो दिस ऑल 4 लेवल्स कंसिस्ट एंड इंक्लूड्स द हार्मनी इन ओवरऑल हार्मनी। तो पहला लेवल इंडिविजुअल लेवल, जैसे बताया, आपके अंदर बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है और आपकी हार्मनी उससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो बेसिकली आपको सेल्फ अवेयर, इमोशनल एंड हेल्दी होना पड़ेगा फॉर बीइंग इनर हार्मनी एंड फुलफिलिंग योर इनर हार्मनी। इनर पीस को फुलफिल करने के लिए आपको ये सब होना बहुत जरूरी है। फैमिली हार्मनी, फैमिली में आपको लव अफेक्शन होना चाहिए, ट्रस्ट, कोऑपरेशन होना चाहिए,
एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए फॉर बीइंग स्टेबल एंड ट्रस्ट ईच अदर। तो उसको फैमिली लेवल पे आप बोल सकते हैं कि फैमिली लेवल पे हार्मोनियस लाइफ है। सोसाइटियल लेवल पे, अगर सोसाइटी लेवल पे देखा जाए तो इनकरेजेस एथिकल बिहेवियर्स एंड पीस एंड जस्टिस एंड रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स। लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और कुछ कमेंटबाजी, ये सब जो चीज़ें होती हैं सोसाइटी लेवल पे, ये भी आपके बिहेवियर को, हार्मनी, पीस को अफेक्ट करती हैं। अगर आपके रहन सहन के हिसाब से आपके सोसाइटी में भी उसी ढंग के लोग हैं तो आपको ऑब्वियसली हार्मनी में, मतलब पीस आपको महसूस होगा। अगर आप खुद में खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, बट आपकी सोसाइटी में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है तो वो आपको इफेक्ट करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो आपको ओवरऑल हार्मनी में रहने के लिए इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल और सोसाइटी लेवल एज वेल एज जो लास्ट है नेचुरल लेवल, इन तीनों लेवल पे आपको हार्मनी अचीव होना चाहिए। तब जाकर आप कह सकते हैं यू हैव अचीव्ड 4 लेवल्स ऑफ लिविंग हार्मनी। ह्यूमन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी एंश्योर्स लॉन्ग टर्म वेलबींग, इंटर रिलेशंस, अ पीसफुल इंडिविजुअल क्रिएट्स अ हार्मोनियस फैमिली। यानी कि अगर आप खुद एज ए इंडिविजुअल, अगर आपके अंदर हार्मनी है, इनर हार्मनी है आपके अंदर, तो आप ऑब्वियसली क्या कह सकते हैं, इंटर रिलेशन आप बनाएंगे बढ़िया, आप स्ट्रॉन्ग फैमिली बिल्डिंग होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे घर की और सोसाइटी की, और आप एक पीसफुल एनवायरमेंट क्रिएट करके रखेंगे। तो इन सब चीज़ों से एक बेसिक 4 लेवल हार्मनी क्रिएट होती है। आपको लिखने के लिए आएगा तो सिंपली आप ऐसे पॉइंट्स डालिए और उनके अंदर आप एक्सप्लेन करते चले जाइए। एट द एंड मैं आपको बता दूं लास्ट में कि आपको ऑब्वियसली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। एक्चुअली सेमेस्टर में आपको ये ध्यान देना है कि आपको 21 नंबर तो अचीव करना है। उसके लिए आप थ्योरी तो बहुत लिखेंगे, मैं जान रहा हूँ, इसमें तो बैक लेने के बहुत कम ही चांसेस है। आपको बस में लिखना है, जितना आप लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। अगर आप उतना भी नहीं लिख पा रहे हैं कि 21 नंबर आ पाए तो समझ जाइए कि आपका कंडीशन बदतर है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम बता दूं 20 पेज से तो आपको ऊपर लिखना है अगर आपको सफिशिएंट नंबर चाहिए। पास होने वालों को तो 3 क्वेश्चन आपने डिटेल में लिखा, आपको 21 नंबर तो मिल ही जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपने अटेंड किया, आपको 21 नंबर मिल जाएगा। बट उनका क्या, जो 21 नंबर तो आराम से ला सकते हैं और वो थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप 20 पेज से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तभी जाके आपको कुछ सफिशिएंट नंबर मिलेंगे, यानी कि आपको नियर अबाउट 50 मिलेगा। जितना हो सके आप इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें इंक्लूड करिए, फिगर इंक्लूड करिए, ताकि आपका और क्या कह सकते हैं कि आपका राइटिंग और स्पेस आपका ज़्यादा कवर होगा। जितना मैंने फिगर ऊपर बताया है, एक बार दिखा दूँ, सारे फिगर आप इंक्लूड करिए, ये सब फिगर इंक्लूड करिए, ये सब फिगर इंक्लूड करिए। आपको जितने भी टॉपिक्स एक माइंड में बनाइए फ्रेंड्स। एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, भले ही 3 पॉइंट का डिफरेंस लिखिए। अगर आपको जैसे स्किल एंड वैल्यूज पूछ दिया, भले ही 3 पॉइंट इंक्लूड करिए, पर एक डिफरेंस का एक कॉलम बना लीजिए, डिफरेंस करके फिर इसमें लिख दीजिए, 3 पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए, फिर एक एक करके डिफाइन कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें करेंगे फ्रेंड्स तो आपके जितने हो सके उतने नंबर ऑफ पेजेस भरेंगे और आपका नंबर उसी हिसाब से और ज़्यादा आएगा। तो एट द एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके वन शॉट चैप्टर 2 को लेके, ह्यूमन वैल्यूज के चैप्टर 2 का लेके। तो जैसा कि मैं जान रहा हूँ ह्यूमन वैल्यूज के पेपर आपका पास में ही है, फरवरी के शायद 19 के 18 तारीख को है ह्यूमन वैल्यूज का पेपर। तो फिलहाल के चैप्टर फर्स्ट का मैंने अपलोड कर दिया, तो उसके आगे आप देखते रहिए। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, सेकंड चैप्टर का मैं वन शॉट जल्दी लेके आऊँगा, एंड सिमिलरली मैं 5 चैप्टर का ला दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टिल द एंड।